बात आज के चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर रोज 8 विधानसभाओं से कोई ना कोई नया उम्मीदवार लाता हूं और अपनी दावेदारी उनसे प्रस्तुत करवाता हूं। आज जो दावेदार हमारे बीच में उपस्थित हैं वो परिचय के कोई मोहताज नहीं। पिछला चुनाव उन्होंने अजमेर उत्तर से लड़ा था। महेंद्र सिंह रलावता, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। रलावता जी राजनीति के धुरंधर विद्वान है, छात्र राजनीति से जुड़े और छात्र राजनीति के बाद में बराबर पीछा करते हुए उन्होंने सिर्फ कांग्रेस का कभी दामन नहीं छोड़ा और कांग्रेस को जो मजबूती प्रदान की उसी की वजह है कि वो पिछले इलेक्शन के अंदर उनको टिकट दिया गया और वो टिकट में जीतते जीतते बाल बाल बचे। कारणों पर अपन बाद में बात करेंगे। पहले मैं रलावता जी का स्वागत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ रलावता जी कि आप बताएं कि आपका राजनीतिक सफर क्या रहा। अजमेर में राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से मैं राजनीति के अंदर आया। पहली बार मैंने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और छात्रों का वो जो प्रेम, समर्थन, सहयोग मुझे मिला तो निरंतर रूप से वो जो आज तक चलता चला आ रहा है। मैं उसके बाद जिला एनएसयूआई का अध्यक्ष बना, राजस्थान का मैं एनएसयूआई का प्रदेश का महामंत्री बना, मैं युवक कांग्रेस का प्रदेश का महामंत्री, उपाध्यक्ष, राजस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष जी और पूरे भारत का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी। मुझे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनकर 50 विधानसभाओं का इंचार्ज बनने का मौका मिला। मैं 2003 से लेकर आज की तारीख तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अजमेर उत्तर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं मेंबर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा इसमें रहा। मैं विभिन्न जगह पे मैंने जैसे काम किया, चाहे मैं रेलवे के अंदर डीआरसी का मेंबर रहा, चाहे जेडओसी का मेंबर रहा, चाहे मैं एनआरसी का मेंबर रहा। खेल जगत के अंदर मैं कबड्डी संघ का अध्यक्ष रहा, मैं सॉफ्ट बॉल का अध्यक्ष रहा और खुद ने बास्केटबॉल के अंदर मैं राज्य स्तर के ऊपर बास्केटबॉल के अंदर मैं खुद खेला। तो खिलाड़ी के रूप में हर मोमेंट के साथ में मैं अजमेर के साथ में जुड़ा रहा और ये अजमेर मेरा है और मैं अजमेर का हूँ। इसी नीति, इसी सिद्धांत को लेकर आज तक चल रहा हूँ। आप क्योंकि एक छात्र राजनीति से शुरू हुए और युवाओं में आप बहुत लोकप्रिय रहे, युवाओं के लिए आपने बहुत काम भी किया और युवाओं के बाद में आपने जो तालमेल बुजुर्ग राजनीति से और युवाओं के बीच में जो तालमेल बनाया, आपका एक लंबा सफ़र जिसमें आपके अनुभवों से आप क्या सोचते हैं कि अजमेर उत्तर में ऐसी क्या कमी रह गई जो विगत कई सालों से पूरी नहीं हो पाई और आप आएंगे तो वो कमी दूर कर देंगे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये अजमेर जो समृद्धशाली अजमेर है, याद कीजिए देश की आज़ादी के अंदर 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ पे जब देश का स्वतंत्रता आज़ादी का जो दिवस मनाया गया, 15 अगस्त को ठीक 12 बजे झंडारोहण किया गया था। पर अजमेर वो भूमि है जब 5 मिनट पहले यहाँ झंडारोहण करने का मौका प्राप्त हुआ था। ये अजमेर का हमारा वो स्थान रहा। अजमेर अंग्रेजों का एजीजी के ज़माने से लेकर हमारे यहाँ क्या नहीं था। रेवेन्यू बोर्ड हमारे पास में है, लोक सेवा आयोग हमारे पास में है, डीआरएम ऑफिस हमारे पास के अंदर है, रेलवे भर्ती बोर्ड हमारे पास में है, शिक्षा बोर्ड हमारे पास में है, अब सीबीएसई का जो कार्यालय हमारे पास के अंदर है। इतना सब कुछ होने के बाद दुर्भाग्य से हमारे 20 साल के अंदर जितनी दुर्गति इस अजमेर की हुई है, मुझे देख के पीड़ा भी होती है, मुझे देख के कुंठा भी होती है और मुझे लगता है कि मैं अपना दायित्व अजमेर के बारे में क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ। जब वो लोग, वो ताकतें जो अजमेर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैयार खड़ी है, सिंहासन के रूप के अंदर बिल्कुल आप ये मान के अंगद की तरह से खड़े हुए हैं। विकास का नाम तो अजमेर का नाम भूल ही गया। और मैं कहूँगा कि आज की तारीख में अजमेर 20 साल में खाली अजमेर बेहाल है, अजमेर त्राहे त्राहे कर रहा है, अजमेर बेबस, लाचार, अपाइस की तरह से आम जनता की तरफ देख रहा है कि कोई तो नेता हमारे बीच में से निकल के आए जो मेरी सुध बुध ले, मेरी बात करे और मेरी बात को आगे बढ़ाए और अजमेर के गौरवशाली इतिहास को पुनः वर्तमान में लेके आए और अजमेर को पुनः सम्मान दिलाए। आज अजमेर की जनता के साथ साथ अजमेर भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है। अजमेर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है और 20 सालों के इतिहास को आपने बड़ा देश के, आपने इसके शहर के लिए बहुत दुरुपयोगी बताया। मैं ये जानना चाहूँगा कि 20 साल के अंदर कांग्रेस क्यों नहीं जीती, क्यों बीजेपी जीतती रही,
क्यों आपके कोई कांग्रेस के कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आया जिसने देवनानी जी को पटकी दी हो, परास्त क्या हो? इस बार फिर देवनानी जी मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारियां क्या हैं और क्या कारण रहे कि आप 20 साल तक आपने शहर को इकलौता और अनाथ छोड़ दिया? देखिए, अजमेर की राजनीति राजस्थान की राजनीति से अलग है। अजमेर को जब आप देखेंगे कि आरएसएस को 3 जगह अगर विभाजित करेंगे, जयपुर प्रांत, जोधपुर प्रांत और चित्तौड़ प्रांत। चित्तौड़ प्रांत का कार्यालय अजमेर में है, मेरे अजमेर उत्तर के अंदर जी। अजमेर के अंदर विश्व हिंदू परिषद का राजस्थान का कार्यालय मेरे किशनगंज के अंदर है। अजमेर के अंदर जहां नहीं, राजस्थान के अंदर आदर्श विद्या मंदिर जो तकरीबन 9,500 राज्य में संचालित होते हैं, उनके जो हेड हैं विशेष शर्मा जी, वो अजमेर के अंदर हैं। प्रबुद्ध जन के हनुमान सिंह जी भाटी जब अजमेर के अंदर है। अजमेर में हम इसलिए नहीं जीत पाए कि अजमेर में स्ट्रॉन्ग भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आरएसएस का कैडर है। मैं कहना चाहूंगा फिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आरएसएस का कैडर था। और आरएसएस के कैडर के अंदर जो हमारा कांग्रेस का जो नेता रहा, उसने एक रूप से, मैं बड़े रूप से स्पष्ट रूप से कहूंगा कि उन्होंने उनको गले लगाने का कभी प्रयास नहीं किया, उनके साथ समझ बैठाने का कभी प्रयास नहीं किया, उनके साथ सहभागी बनने का प्रयास नहीं किया। हमारे जितने उम्मीदवार आए वो हवा के अंदर आए और हवा में चले गए। चुनाव लड़ा 2003 के अंदर नरेंद्र साहनी जी ने। कई लोग कहते हैं भाई सीट पे सिंधी को टिकट दो, दिया था हमने सिंधी को टिकट, फिर नरेंद्र साहनी जी क्यों हारे? और लोग ये कहते हैं सब इधर हम सिंधी को देंगे तो दक्षिण में सिंधी कांग्रेस जीत जाएगी, तो नरेंद्र साहनी जी को जब दिया टिकट तो ललित भाटी जी क्यों हारे? ललित भाटी भी तो स्वयं जीतने चाहिए थे। उसके बाद डॉक्टर भाईती जी को दिया। डॉक्टर भाईती जी ने जब भी लड़ाई लड़ी, हाफ हार्टेड लड़ाई लड़ी। वो कभी सोचते थे मैं पुष्कर में जाऊं, कभी सोचते मैं अजमेर में आऊं। इस दरमियान में आम जनता के बीच के अंदर वो समझ से नहीं बैठा पाए, जनता की आवाज नहीं बन पाए। और सेकंड बार जब 2013 का चुनाव आया तो 2013 के चुनाव के अंदर भी मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे यहाँ पे अब राजनीतिक ग्रुप के अंदर पूर्णकालीन, जिससे आरएसएस का वर्कर होता है उसी तरह से पूर्णकालीन आपको राजनेता चाहिए, जो जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में भागीदार बने, जनता की आवाज उठाए, निदान करे, उनका सहयोगी साथी बने। ऐसा जब तक हमारे बीच में कार्यकर्ता नहीं होगा, मैं सुरेंद्र भाई आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं 2018 के अंदर मुझे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने अजमेर उत्तर से अपना उम्मीदवार बनाया। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि सूचना केंद्र के सामने मेरे चुनाव हारने के बाद भी मेरा ऑफिस एक दिन बंद नहीं हुआ। लगातार मैं जनता के बीच बैठता हूं, जनता से बात करता हूं, जनता से जुड़ता हूं, उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता हूं। आज यहाँ के सुख दुख के अंदर में जाने का प्रयास करता हूँ। गमी हो, चाहे शादी हो, चाहे समारोह हो, चाहे कोई भी फंक्शंस हो, उन फंक्शनों में हम लोग जब जाने का अपनी सहभागिता बनाते हो, जनता उसको आशीर्वाद भी देती है। और मुझे लगता है कि अगर ये काम हमारे मुझसे पूर्व के जितने जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, अगर वो करते, और मुझे भी 2018 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मुझे भी पर्याप्त समय नहीं मिला। पर्याप्त समय अगर मुझे मिलता जनता के बीच के अंदर रहने का, क्योंकि हाईकमान का ऊपर का आदेश था कि मैं अजमेर से चुनाव लड़ूंगा, पुष्कर से चुनाव लड़ूं, उस दरमियान के अंदर रहने के पूरा टाइम जो था वो पूरा टाइम यहाँ मुझे नहीं मिल पाया। मेरे चुनाव के अंदर फिर भी मैं ये कहूंगा कि अजमेर की जनता के प्रति मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे 70 साल का हाईएस्ट वोट दिया है। किसी भी कांग्रेस के उम्मीदवार को 70 साल के अंदर जितना वोट प्राप्त हुआ, जितना मुझे हुआ है जी। इसके साथ साथ के अंदर मैं इस बात के लिए कहूंगा कि मैं जिस दिन चुनाव लड़ रहा था तो कैडर के साथ नहीं, इतना बड़ा संगठन करता अमित शाह जी अजमेर उत्तर के अंदर रोड शो करते हैं, और जब अमित शाह जी का रोड शो करते हैं निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ता है। योगी जी जब मेरे आजाद पार्क के अंदर आम सभा करते हैं, निश्चित रूप से उनका फर्क पड़ता है। और वो फर्क मैं मान के चलता हूँ, कई ऐसे मोमेंट थे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इस अजमेर का बहुत पुराना इतिहास रहा है जयचंद के साथ, क्योंकि ये नगरी पृथ्वीराज की नगरी है। उसके काल में भी जयचंद था, वो जयचंद आज भी जिंदा है। और जब तक कांग्रेस रूपी जयचंद जिंदा रहेंगे, कांग्रेस पार्टी कैसे जीत पाएगी? आप जरा नाम बताना चाहेंगे कौन कौन से जयचंद हैं आपके, जिन्होंने आपको हराने के अंदर पूरी भूमिका निभाई और जयचंद का जहर घोला? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो खाली इतना कहता हूं, भूलो, आगे बढ़ो, लक्ष्य की तरफ आपके कदम आगे बढ़ने चाहिए और विजयश्री को आप प्राप्त करने चाहिए। और जिस दिन ये जनता जनार्दन, जिस दिन आप पर आशीर्वाद का हाथ रखेगी, ये जनता जिताती है, ये जनता आगे बढ़ाती है, जनता हमेशा हिम्मत देती है। और जिस दिन जनता की आवाज आप कांग्रेस के कैंडिडेट बनने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन महेंद्र सिंह लड़ाता जनता का कैंडिडेट हो जाएगा, उस दिन जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और निश्चित रूप से मान के चलना, जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा।
इसमें लाता जी, आपने एक बात कही अभी थोड़ी सी इससे पहले कि आप के जिस समय देवनानी जी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे 2018 में और आप प्रत्याशी थे यहाँ से, उस समय अमित शाह ने रोड शो किया, योगी जी ने ये वो किया, रोड शो किया। क्या आपके यहाँ कोई स्टार ऐसा नहीं है जो रोड शो करता और उनके वर्चस्व को, उनकी इमेज को, उनकी छवि को, उनके आकर्षण को खत्म कर देता? ऐसा कोई नहीं था क्या? क्यों नहीं आए राहुल गांधी, क्यों नहीं आई प्रियंका गांधी, क्यों नहीं आई सोनिया गांधी, क्यों? और उनके परिवार का और कोई हिस्सा तो बचा नहीं, मैं सबका नाम ले चुका हूँ। और बताएं कौन कौन है जो आते? देखिए सुरेंद्र भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमति व्यक्त करता हूँ कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है वो रणनीतिकार होता है जी। किसको बुलाएगा, किसको बुलाना है, किसको क्या करना है। आप तो जब अर्जुन बन के खड़े हो, शस्त्र की दुनिया के अंदर, महाभारत में अंदर आप उतर गए हो, तो सारथी जो है वो कहाँ रथ को लेके जाए, ये हमारे संगठन का दायित्व होता है कि किसको बुलावे, किसको बैठावे, किस तरह से प्रोग्राम करे। वो जो हमें प्रोग्राम देता है वही तो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, मतलब आप ये महसूस करते हैं कि अगर अच्छे स्टार आपके यहाँ भी आते, अच्छे कांग्रेसी लीडर्स आते, उनकी आम सभाएं होती जो नहीं हो पाई दुर्भाग्य से, अगर होती तो असर होता और आपके रिजल्ट पर भी उसका प्रभाव पड़ता। मैं आपकी बात से 100% सहमति व्यक्त करता हूँ। मैं इसलिए भी चुनाव हारा, आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था राजस्थान में पहचान पत्र से वोट नहीं गिर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तत्कालीन अभी वासुदेव देवनानी जी बड़े गर्म सोच से कह रहे हैं 48 बीएलओ को हटा दिया गया, इतनों को हटा कर दिया गया। आज तक जितने बीएलओ लगे हुए हैं उनके कार्यकाल के लगे हुए थे। उनके कार्यकाल के जब लगे हुए थे, मैं आपके दिखा सकता हूं कि मेरा खुद का नाम जो मैं कैंडिडेट था और जिसका कैंडिडेट होने के बावजूद मैं आज के तारीख में कह सकता हूं कि मेरा खुद का नाम उस टाइम में काट दिया गया था। ये मेरा पहचान पत्र है, जो मेरा पहचान पत्र है, ये मेरा पहचान पत्र 16/11/18 को बना है। और 16/11/18 को बना। अगर 16/11/18 को मेरा दोबारा पहचान पत्र नहीं बनता, जो कि मैं अजमेर शहर में पैदा हुआ हूँ, पहली क्लास से लेकर पूरी मैंने एजुकेशन ली है, वोट दिए और मैंने जिंदगी भर वोट दिए। मेरी पत्नी का, मेरा यह हर चीज का, मेरा वेपन्स का लाइसेंस से लेकर हर चीज का लाइसेंस है। फिर मेरा नाम किस आधार पर काट दिया गया? और जब ये काटने के बाद मैंने जाके कहा कि भाई 6 नंबर का फार्म लो, मेरा नाम दोबारा ऐड करो। ये 16 तारीख को मेरा ये बना है, नहीं तो 19 तारीख को लास्ट डेट थी, मैं चुनाव लड़ पाता। आज ये कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग, इससे बड़ा दुरुपयोग हो सकता है सत्ता का दुरुपयोग ये नहीं हुआ। सत्ता का दुरुपयोग और कहना चाहूंगा आपसे, आज की तारीख में मैंने चुनाव लड़ा था, 2,08,000 मतदाता थे 2018 के अंदर जी। आज मतदाता कितने हैं? 2,06,000, यानी 2,06,000 5 साल बाद में। तो फिर बढ़ने चाहिए थे। मैं कहूं कि क्या मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, या अजमेर के अंदर कोई महामारी आ गई, या अजमेर की जनता कोई पलायन करके चली गई? वो कौन से लोग थे? बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जब आज की तारीख में लामा जी चुनाव लड़ते हैं पार्लियामेंट का, तो लामा जी को 50,000 वोट मिलते हैं। किरण बेदी जी चुनाव लड़ती है, उनको 42,000 वोट मिलते हैं। जब देवनानी जी चुनाव लड़ते हैं, उनको 68,000 वोट कैसे मिलते हैं? क्योंकि वो अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता तो लामा को भी 50,000 नहीं मिलके 68,000 मिलना चाहिए था। 68 से हो सकता है 1-2 हजार वोट कम आए, समझ में आ जावे। किरण बेदी जी को 42,000 वोट मिलता है। तो उस बात से जब मेरी पकड़ में आया कि ये आखिर के अंदर ये वोट फर्जी है, ये फर्जी वोट है, और फर्जी वोटों का मैं आज की तारीख में आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, एकमात्र विधानसभा है जहां पे पुराने चुनाव में जितने चुनाव हुए थे उससे कम मतदाता आज हैं। बिल्कुल सही। इस पे मनन होना चाहिए। अगर ये उस टाइम में होता तो ये रिजल्ट ही दूसरा कोई और होता, क्योंकि उस टाइम पहचान पत्र से वोट नहीं गिरा था। कैमरे को देखो, पहचान पत्र की जगह उस टाइम में वोट किससे गिरा था? वोट गिरा था आपके वोटर स्लिप से। वोटर स्लिप कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था? बीएलओ किसके बनाए हुए थे? शिक्षा मंत्री जी के। और आज शिक्षा मंत्री जी करें कि साहब 48 बीएलओ को नाम चेंज कर दिया गया। 5 साल हो गए शिक्षा मंत्री जी। आप खाली केवल मात्र बयानवीर हो। जब आपका जन्मदिन होता है, आप बहुत प्यार से कहते हो, ये कहते हो कि हमारा पाथवे, मेरा सम्मान है। और जब इस पर जब कोर्ट का आदेश आ जाता है, वो सम्मान रातों रात अपमान का प्रतीक कैसे बन जाता है, समझ में नहीं आता है। इतना बड़ा पलटू मैंने जीवन में नहीं देखा। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आदमी को स्वीकार कर रहे हैं कि इससे बड़ा कोई पलटू मिलेगा आपको? कि जब देखो, जब मैंने कि बोले पलटू राम, जो भी कोई आज की तारीख में 30 करोड़ की सड़कें मेरे बेल्ट में बनी है, जाके देख लीजिए तमाम भाटों को। हर भाटे पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बजट घोषणा। हर भाटा देवनानी जी का, बहुत शौक है भाटा लगाने का। अरे भैया, भाटे लगाने का है तो काम करो, अपने पास के पैसा खर्च करो। अगर आज की तारीख में मेरे अजमेर उत्तर के अंदर 6
मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, क्या आपके योगदान से बने? मेरे मेरे यहाँ पर जो 5 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है, क्या आपके योगदान से बनी है? मेरे यहाँ पे 12 स्कूलें कर्मरत हुई है, क्या आपके उसके हुई है? मेरे यहाँ हाथीखेड़ा, काजीपुरा और खड़गेड़ी के अंदर 2.5 करोड़ रुपए आपकी पेयजल योजना में जो सेंक्शन हुए हैं, आज आपका मकड़वाली और जो लोहागल है उसमें एक पानी की टंकी और सेंक्शन हुई है। जितना जो पाइपलाइन डला है, इधर तो कहते हैं हमारे कहने से एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं होता है, उधर कहते हैं सर ये 20 लाख का काम, 30 लाख का काम, करोड़ मेरी अनुशंसा को हो गया। अरे भाई एक जगह तो स्थिर रहो। कौन सा हो गया? ये आना सक्र की दुर्दशा आपने कर दी। 2016 के अंदर जब स्मार्ट सिटी बना था, कौन राजस्थान का मंत्री था? मैं मंत्री था कि राजस्थान का? राजस्थान के मंत्री थे वासुदेव देवनानी जी, जिन्हें तो सरकार में बोल पाए, न उसकी जब डीपीआर बनी तो डीपीआर को उन्होंने संभाल पाए। खाली केवल मात्र एक काम कि नाले का उद्घाटन करा लो। ये मत सोचो कि नौजवान के हाथ में काम कैसे आवे। नौजवान के आदमी को याद कराना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। अजमेर का ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, ज्वाला प्रसाद जी रोडवेज का आपको डिपो अजमेर में लेके आए जी। आज ज्वाला प्रसाद जी के डिपो के अंदर 1800 आदमियों को काम मिलता है जी। अब बीके कौल साहब थे, वो एचएमटी लेके आए, आपका मेयो कॉलेज, आपका रीजनल कॉलेज लेके आए, आपका मेडिकल कॉलेज लेके आए, लोगों को काम मिलता है। सचिन पाइट थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए। हमारे यहाँ पे किशन मोटवानी जी थे, एयरपोर्ट लेके आए, किशन मोटवानी जी थे, वो हमारे बिसलपुर का पानी लेके आए। अजमेर का पानी जयपुर चला जावे तो फिर ये उठा के मटके फोड़ते हैं कि पानी बाहर चला गया। एक स्टोरेज आपने बनाया नहीं अजमेर के अंदर, इनके टाइम में गया, इनके कार्यकाल में गया। अजमेर के अंदर बिजली में टाटा पावर के हाथ में चलेगी बिजली, और उसके बाद में भी कहे साहब बिजली नहीं आती है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। अरे भाई कम से कम एक धरातल पर रुको। आप आखिर में सम्मानित नेता हो, अजमेर का अपमान तो मत करो। आप में कम से कम अपनी बात को सहने का, बोलने का जज्बा होना चाहिए। सत्य को, बात को हमेशा सत्य कहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अजमेर की जनता देख रही है, फैसला करेगी। जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होगा वही व्यक्ति अजमेर के अंदर जाकर जीत के जाएगा। अजमेर उस उपेक्षा की घड़ी से है। मैं इसने अजमेर शहर में जब पढ़ा हूं सुरेंद्र भाई, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं किसी एमएलए का लड़का नहीं हूं। मैं पुरानी मंडी वाले मकान के अंदर से, मैं तुबला स्कूल जब पढ़ने जाया करता था तो मेरा भाई गजेंद्र सिंह, हम दोनों हाथ पकड़ के जाया करते थे। हमें आज भी सड़क के बारे में जानकारी है। हमें आज भी पता है कि जब हमारे साइकिल के पीछे जीसी का बिल्ला लगा के हम जाया करते थे, और जीसी का बिल्ला लगा के हम जब जाया करते थे। आज ये अजमेर मेरा है। पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये अजमेर कौन सा अजमेर? वो अजमेर है जो मंत्री भार्गव का अजमेर है, जो अर्जुन अवार्डेड थी। ये भार्गव ये कौन सा अजमेर है? रीमा दत्ता का अजमेर है जो अर्जुन अवार्डेड थी। हनुमान सिंह का अजमेर है। परमजीत सिंह का जो मास्को जो कैप्टन था उसका अजमेर है। ये अजमेर किसका है? सुभाष गर्ग का। जो सुभाष गर्ग तो भारत सरकार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है जी। ये अजमेर किसका है? श्रीकांत बाल्दी का, जो हिमाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी होता है। हमारी धरोहर इतनी जब सक्षम है तो हमारा वर्तमान भी सक्षम होना चाहिए और आने वाला भविष्य भी सक्षम होना चाहिए। जनता की आवाज 20 साल के अंदर मंदित नहीं हुई है। मैं कहूंगा दिए के अंदर से तेल ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही। तो जब दिए के अंदर तेल खत्म हो गया तो आप कहां भी आओगे? लोगों को लड़ाने की बात करोगे, लोगों की संकीर्णता की बात करोगे, कभी धरातल पर आइए, अजमेर की विकास की बात कीजिए, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़िए जी। तो विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़िए। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि पिछले दिनों में एक आप ही की बिरादरी के एक महान नेता अजमेर में आए और उन्होंने आते ही हलचल पैदा की, और हलचल इस लेवल की हो गई कि उन्होंने तो प्रशासन पर, जनता पर, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में जैसे वो आ गए हों, और उन्होंने बहुत बड़ा एक व्यापक जादू फैला दिया, तिलिस्म फैला दिया। कभी पुष्कर की तरफ गए, कभी अजमेर के अंदर, और अधिकारी उनके नतमस्तक हो रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, और इस तरीके का जादू पैदा कर दिया, ऑफिस खोल लिया, ये कर दिया। ऐसा लगा कि यार ये क्या चमत्कारिक पुरुष हमारे यहाँ आ गया है। उस पुरुष के बारे में, उसके टिकट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। राजा सिंह जी रावत जब चौथी बार सांसद बन गए थे, करीब करीब अजमेर में तय था कि राजा सिंह जी का जीतना असंभव है जी। पर कांग्रेस पार्टी ने बाहर के उम्मीदवार हबीबुर रहमान को नागौर से अजमेर लाके चुनाव लड़वाया। 1,74,000 से राजा सिंह जी पुणे चुनाव जीत गए जी। रघु शर्मा जी हमारे यहाँ बाई इलेक्शन के अंदर चुनाव में खड़े हुए, 85,000 वोट से रघु शर्मा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने जी। फिर कांग्रेस पार्टी ने लीजू झुंझुनवाला, जो बाहर के आदमी थे, बाहर के आदमी को अजमेर में चुनाव लड़वाया 4,54,000 से। जो पंडित रघु शर्मा के नेतृत्व में हम 85,000 से जीते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और हमारी सरकार के होने के बावजूद हम 4,54,000 से जीत गए। ये अजमेर की जनता हार गए थे। अजमेर की जनता सब चीज स्वीकार कर सकती है
क्योंकि अजमेर की जनता जिसके गोद लिया हुआ, जो जिसके पेट में औलाद होती है ना, वो कभी गोद नहीं लेती है। अजमेर के अंदर प्रबुद्ध जन है, योग जन है। अजमेर की एक ही डिमांड है, स्थानीयवाद। और दोनों पार्टियों के अंदर कहीं भी हो, मैं तो कहता हूं जातिवाद नहीं, स्थानीयवाद पे 36 कौम है, किसी को कांग्रेस पार्टी से टिकट दो, पर स्थानीय व्यक्ति को आप प्रमोट करोगे तो निश्चित रूप से उसके प्रति एक जज्बा भी होगा, एक सोच भी होगा, अजमेर को आगे लेके जाने का होगा। जहां तक आपने बात की जिनके बारे के अंदर उड़ती हुई खबरों की, मैं कहां तक बात करूं आपसे। ये गोडाउन पक्षी हैं जो साइबेरिया से चल के आते हैं, कभी है कि बोले कि बांसुर रुक जाते हैं, कभी जयपुर में रुक जाते हैं, कभी पुष्कर चले जाते हैं, कभी अजमेर आ जाते हैं। अगर कोई धरातल पे हो तो उनकी बात करके भी मैं आपसे कहूँ ना। हाँ, तो आप ये सोच रहे हैं कि इनकेस उन्हीं को टिकट मिल जाता है, जिसकी संभावना फिलहाल तो कम है, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, मैं बताऊं आपसे कि मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान व्यक्ति हूँ जी। पार्टी के साथ हमेशा कैडर के साथ मैं रहा हूं मैं जी। और पार्टी अगर पार्टी के अंदर हमारी बात रखने का हमें अधिकार होता है, हमें निश्चित रूप से अधिकार हमारी बात रखनी चाहिए। हमने हमारी बात भी रखी है और मुझे उम्मीद है कि जो आपने काल्पनिक जो शब्द किया है वो हमारे वर्तमान के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है, हमारा यहाँ के जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, नेतृत्व कभी भी जनता की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं करेगा। जनता की आवाज को सुनेगा और जनता की आवाज सुनकर जो जनता, मैं तो एक बात कह रहा हूं, जो जनता चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। तो आप कहने से, आपके कहने से, ये किसके कहने से कहेगा? जनता की आवाज बने जी, जनता की। और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जनता से कि आप जो मेरे को सुन रहे हो, सबसे मेरे निवेदन है, मेरे कहने से एक एक पोस्ट कार्ड सोनिया गांधी जी को, अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को, डोटासरा जी को लिखिए कि आप क्या चाहते हो, ताकि आपकी आवाज सुना जाए और आपकी आवाज के तहत पर कांग्रेस पार्टी अपना फैसला ले। उस फैसले के साथ मैं भी साथ में खड़ा हूंगा, क्योंकि मेरी जनता जनार्दन कल भी मेरे लिए श्रद्धेय थी, आज भी मेरे लिए श्रद्धेय है। और मेरे जो पीड़ा, मैंने आपसे कहा, पीड़ा इसी बात की है कि अजमेर कहाँ थे हम, कहाँ आ गए, कहाँ खड़े हम। आओ मिलकर बैठ के विचार करें, कब तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी इनके दलों में बटे रहेंगे। मेरा अजमेर उपेक्षित है, असहाय है, लाचार है, बेबस है। उसको जरूरत है मजबूत व्यक्ति के हाथ पकड़ने की, जो 2 कदम उसके साथ लेके चले, ताकि अजमेर अपने अतीत के साथ के अंदर समृद्धशाली हो, जो हमारा अतीत था। क्योंकि अजमेर वो इतिहास है कि राजस्थान में 2 मुख्यमंत्री थे, एक जयपुर का मुख्यमंत्री, एक अजमेर का। ये इतिहास हमारे साथ में था। जब वो इतिहास हमारे साथ में था तो हमारे अजमेर को आगे बढ़ाने का सौभाग्य, जिस तरह से आप पत्रकार लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो विभिन्न जो चैनल के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं और जनता की आवाज़ को उचित मंचों पर रख रहे हैं। और मैं कहूँगा कि जनता से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि जो भ्रष्टाचारी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसकी मदद मत कीजिए। जो जनता के लिए सेवक के रूप में काम करे, पार्टी लाइन से हटकर उसकी मदद कीजिए, जनता की आवाज़ बनाइए। याद रखिए, किशनगढ़ के अंदर सुरेश ठाकुर जनता की आवाज़ बन के आया ना जी, ब्रह्मदेव कुमावत मसूदा के अंदर जनता की आवाज़ बन के आया ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जनता की आवाज़ को मजबूत बनाइए, और जनता जब अपनी आवाज़ को मजबूताई के साथ रखेगी, फिर मत सोचिए कि मेरी जाति का खड़ा हो गया, मेरे धर्म का खड़ा हो गया, मुझे कुछ दे दिया, मुझसे कुछ ले लिया, किसके कहने से मैंने वोट दे दिया। जिस दिन हम अजमेर के हितों को मानते हुए अपना वोट कास्ट करेंगे, उस दिन अजमेर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अजमेर के हितों को साधते हुए वोट दीजिए। आपका चुनाव गलत रास्ते पे न चला जाए, जाता रहा, उसको थोड़ा सा संशोधन कीजिए। महेंद्र सिंह रलावता के आपने जज्बाती ख्यालात सुने और आपने उनका दावा जो आपके सामने उन्होंने रखा, वो दावा सुना। मुझे लग रहा है कि उनके दावे को सुनने के बाद में शायद ही अजमेर का कोई ऐसा मतदाता हो जो स्थानीयवाद या स्थानीय दर्द को न पहचाने, न सुने। जो भी इशारे से उन्होंने बात कही, उसे समझने की ज़रूरत है। और मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो दावा पेश किया है, और मुझे ये एतबार है कि टिकट भी आपको मिलेगा, और अगली बार जब आपकी मुलाकात होगी तो आप विधायक के रूप में मेरे साथ बैठे हुए होंगे, ये मेरा एतबार है। और ये मेरा यकीन है कि आप जैसा आदमी इस अजमेर की ज़रूरत बन चुका है, आए आप तो आपका स्वागत है। और जो आपने मुद्दे उठाए उन पर जनता विचार करेगी, हाईकमान विचार करेगा। एक एक पोस्ट कार्ड न भी जाए तो भी
ये जज्बात आपके हैं वो पहुंच चुके हैं, हाईकमान तक भी पहुंच चुके हैं, दिल्ली तक भी पहुंच चुके हैं। हर कोई जानता है कि चुनाव जीतेगा तो कौन जीतेगा, सर्वे भी हो चुके हैं। उन सर्वे के अंदर हवा हवाई लोगों के जो दावे हैं वो सब खारिज होंगे। और आपको फिर एक बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई का। अंत में कहना चाहूँगा जिस दिन मैं ये जो छोटा सा बीज जब इस धरती के अंदर से निकल के आया था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, सुरेंद्र भाई का मुझे उस दिन भी सानिध्य प्राप्त हुआ था। अनिल लोढ़ा जी, सुरेंद्र भाई उस टाइम हमारे सीनियर थे, इनके सानिध्य के अंदर मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और हमेशा ज़िंदगी में चाहूँगा कि अजमेर का कहीं नाम खराब नहीं हो, मैं कम से कम मेरे जीवन में तो ये नहीं होने दूंगा। ये शपथ आपके बीच में लेके जा रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब।